जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेज में। आपके लिए फिर हाजिर हूँ मैं एक हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके। शुरुआत करने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो टास्क है 1000 वाला, इस टास्क को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? टॉपिक है हमारा बंगाल राज्य। बंगाल ये जो राज्य था, यह एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था, क्योंकि यह क्या था उस समय बहुत ही भारत का समृद्ध राज्य था। मोस्ट प्रॉस्पेरियस स्टेट ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम ऑफ द डे। तत्कालीन समय में यह बहुत ही समृद्ध राज्य था। समृद्ध राज्य क्यों था? क्योंकि बंगाल की जो जमीन थी वो फर्टिलाइज लैंड था। यहाँ से अंग्रेजों ने जो फायदा लिया वो किस रूप में लिया कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को ले जाके यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन में ले जाकर उसे तैयार करना, अच्छा सस्ते दामों में भारत से खरीदना और फिर उच्च दामों में भारत में ही बेचना, ये काम किसका था? अंग्रेजों का। तो यहाँ से जो कच्चा माल अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता था, इसलिए अंग्रेजों ने इस बंगाल को टारगेट किया था। दूसरा, बंगाल राज्य जो था ये मुगल साम्राज्य में जब तक शासक वहाँ के मजबूत रहे हैं तब तक तो बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है, मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है। और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बंगाल भी मुगलों से क्या होता है, निकल जाता है और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरता है। किसके रूप में उभरता है? बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरता है। तो शुरुआत करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं एक बार कि बंगाल का जो एरिया था, क्षेत्र था, बंगाल का क्षेत्र कितना बड़ा था जिस पर मुगलों ने कब्जा करके इसे अपने अधीन कर रखा था। तो पहला देखिएगा, हम इसकी शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला बंगाल में असम, दूसरा बिहार, तीसरा उड़ीसा, चौथा बांग्लादेश, और पांचवा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो आज के समय में है। इसको मिला के बंगाल हुआ करता था। आज इस बंगाल से असम अलग हो चुका है, उड़ीसा अलग हो चुका है, बिहार अलग हो चुका है, बांग्लादेश तो एक पूरा देश अलग हो चुका है, और सिर्फ अब क्या बचा हुआ है? पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का एक क्या है? राज्य है। भारत का एक क्या है? राज्य है। अब देखिएगा, जब मुगल साम्राज्य के समय जब ये मुगलों के अधीन था बंगाल, तो उन्होंने बंगाल में अपॉइंट करते थे, वो बंगाल में नियुक्त करते थे। किसे नियुक्त करते थे? जिसे नाम दिया जाता था नवाब। जिसे क्या नाम दिया जाता था? नवाब। तो एक नवाब हुआ था, उस नवाब का नाम था मुर्शिद कुली खां। उस नवाब का नाम क्या था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। इस मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल को जो घोषित किया था वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया था। किसके रूप में घोषित किया था? इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी मुर्शिद कुली खां के समय में ही बंगाल एक स्वतंत्र, मुर्शिद कुली खां के समय में ही बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना था। अब जब बंगाल स्वतंत्र राज्य बन गया, इसके बाद इस मुर्शिद कुली खां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब इस मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, तो इसी मुर्शिद कुली खां का दामाद था सन इन लॉ। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुजाउद्दीन। उसका नाम क्या था? सुजाउद्दीन।
सुजाउद्दीन became the Nawab of Bengal after the death of Sujaudin. Sorry, Shujaudin became the Nawab of Bengal after the death of मुर्शिद कुली खां. सुजाउद्दीन जो बंगाल का नवाब बना है वह मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद बना है. अच्छा, मुर्शिद कुली खां भी जो था यह क्या था, एक अयोग्य शासक था. शासन करने की क्षमता इसमें भी नहीं थी. इसके बाद इसी सुजाउद्दीन का पुत्र था, इसका एक सन था जिसका नाम था सरफराज खां. जिसका नाम क्या था? सरफराज खां. अब जब सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसका पुत्र जो है जिसका नाम है सरफराज खां, वो क्या बनता है? रूलर बनता है, नवाब बनता है. सरफराज खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. अपने पिता की मृत्यु के बाद ये सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है. उसी समय बिहार में एक नायब सूबेदार हुआ करता था. बिहार में कौन हुआ करता था? एक नायब सूबेदार हुआ करता था, और उस नायब सूबेदार का नाम था दोस्तों अली वर्दी खां. इसका नाम क्या था? अली वर्दी खां. अली वर्दी खां ने इस पे अटैक किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इस सरफराज खां को हरा दिया. और जब सरफराज खां को हरा दिया अली वर्दी खां ने, तो अली वर्दी खां क्या बन जाता है? नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल का नवाब बन जाता है. यानी बंगाल की नवाबी प्राप्त कर ली किसने? अली वर्दी खां ने. अली वर्दी खां ने जब बंगाल की नवाबी प्राप्त कर ली, तो अली वर्दी खां जो था एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो यह ज्यादा दिन तक बंगाल का नवाब नहीं रह सका. इसकी भी मृत्यु हो जाती है. अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है इस अली वर्दी खां की, तो इस अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था. इस अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था. इसके दो पुत्रियां थीं. उनमें से एक लड़की का इसका पुत्र था, और उस लड़के का नाम था सिराजुद्दौला. उसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला. अब सिराजुद्दौला क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है. किसकी मृत्यु के बाद? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला. दूसरा, सिराजुद्दौला मात्र 23 वर्ष की उम्र में बंगाल का क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है. नया व्यक्ति, जोश भरा हुआ एक युवा व्यक्ति, जो अंग्रेजों से किसी भी कंडीशन पर झुकने के लिए तैयार नहीं था. अब कैसे नहीं था, इसे हम आगे देखते हैं. दूसरा, उसी अली वर्दी खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था, यानी इस सिराजुद्दौला की आंट बोल दीजिए या मौसी, वो अली वर्दी खां की पुत्री हुई, जिसका नाम था घसीटी बेगम. दोस्तों नाम ऐसा है, घसीटी बेगम. ठीक है, जो आपको बताया गया. दूसरा, एक व्यक्ति था पूर्णिया बिहार, पूर्णिया में जो सूबेदार के पद पे था, जिसका नाम था शौकत जंग. जिसका नाम क्या था? शौकत जंग. अच्छा, शौकत जंग जो था ये घसीटी बेगम का ही पुत्र था, यानी सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का. तीसरा, एक व्यक्ति और एक जिसका नाम था जगत सेठ. एक व्यक्ति जिसका नाम था जगत सेठ, वास्तव में यह सेठ था, और राय दुर्लभ. ये तो सेठ था ही, राय दुर्लभ जो था यह एक मंत्री था. कौन था? मंत्री था. दूसरा, इसी सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर. जिसका नाम क्या था? मीर जाफर. ये इतने जो लोग हैं यहां से लेके और यहां तक, मौसी हो गई घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की, दूसरा पूर्णिया का एक सूबेदार है शौकत जंग,
जो इसी घसीटी बेगम का पुत्र था। तीसरा एक व्यक्ति जगत सेठ था, जो सेठ था वास्तव में। एक व्यक्ति था राय दुर्लभ, जो मंत्री था। और एक सेनापति सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था मीर जाफर। अच्छा, जब ये सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो ये सारे के सारे लोग इस सिराजुद्दौला का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। क्या करने लगे? विरोध। क्यों करने लगे? क्योंकि घसीटी बेगम तो ये कह रही थी कि मेरे पुत्र को क्यों नहीं बनाया गया नवाब, और शौकत जंग ये कह रहा था कि मुझ में क्या कमी है कि जो मुझे नवाब नहीं बनाया गया। दूसरा जगत सेठ ये कह रहा था कि एक नया लड़का पताना जिसकी उम्र हमसे कम है और वह आके क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। नवाब बनने की हैसियत तो हमारी भी है, हमें नवाब क्यों नहीं बनाया गया? आगे राय दुर्लभ ये कहता कि इससे ज्यादा योग्यता हमारी है, हमें फिर भी नवाब नहीं बनाया गया। ये भी इसके विरोध में आ गया। तीसरा आर्मी जनरल सेनापति मीर जाफर ये कह रहा है कि इससे ज्यादा हमें लड़ने का अनुभव है, इससे ज्यादा दिन तक हमने एक सेना का सेनापति रहे, तो हमें नवाब क्यों नहीं बनाया जा रहा? ऐसे करके ये सारे लोग जो थे वह सिराजुद्दौला के क्या हो जाते हैं? विरोध में खड़े हो जाते हैं। विरोध में खड़े होने का मतलब ये है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि बंगाल का नवाब हम बने, लेकिन बंगाल का नवाब बन जाता है कौन? सिराजुद्दौला। कौन बन जाता है? सिराजुद्दौला। दूसरी तरफ दोस्तों एक और बात की जाए तो एक मुगल रूलर में एक रूलर हुआ है जिसका नाम है फर्रुखसियर। जिसका नाम है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या किया था कि बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की। एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर जॉन सरमन को इस फर्रुखसियर ने 3000 रुपए में, कितने रुपए में? 3000 रुपए में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसको ही नाम दिया जाता है, एक दस्तक नाम दिया जाता है उसे। क्या नाम दिया जाता है? दस्तक। ये इंग्लिश में भी दस्तक ही रहता है। दस्तक है क्या? मान लीजिएगा कोई भी व्यापारी है, ये दस्तक दिया किसको जा रहा है? 3000 रुपए में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी बंगाल में कंपनी व्यापार करेगी, कंपनी उसके लिए पहले इस मुगल शासक को 3000 रुपए दे चुकी है। वो किसके रूप में दे चुकी है? टैक्स के रूप में दे चुकी है। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। अब ये दस्तक काम कैसे करता था? ये था क्या? मान लीजिएगा कोई भी व्यापारी है और वह व्यापारी कोलकाता से कोई भी माल लेके जाता है और वह ढाका पहुंचता है, तो ढाका पहुंचने के साथ ही उससे क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी का व्यापारी है और वह कोलकाता से माल लेके ढाका पहुंचता है तो उसके पास एक, जैसे मान लीजिएगा इसे कार्ड दे दिया, वह वहां पे कार्ड दिखाएगा और कार्ड दिखाने के बाद उसको ये कहेगा कि मैं कंपनी का हूं, कंपनी का व्यापारी हूं, हम पहले दस्तक दे चुके हैं तो अब हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और ये कार्ड वो दिखा देता था तो उसको आगे वहां से बढ़ने दिया जाता था। इसे नाम दिया गया क्या? दस्तक। लेकिन हुआ क्या कि इस दस्तक का प्रयोग अंग्रेजों ने गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। गलत तरीके से कैसे शुरू कर दिया? मान लीजिएगा अब कोई भी व्यापारी, जैसे अंग्रेजी व्यापारी है जो चाय खरीद के ले जा रहा है और इस व्यापारी का नाम है ए। इसने चाय खरीदी कितनी? 50 किलो। 50 किलो इसने चाय खरीदी और 1 किलो पे टैक्स जो ले रहे हैं ये कितना ले रहे हैं? 1 रुपए। यानी प्रति किलोग्राम ये टैक्स ले रहे हैं 1 रुपए। अब इसने 50 किलो चाय खरीदी तो जो टोटल टैक्स हुआ इसका वो कितना हुआ? 50 रुपए। अब ये साथ में और क्या करेगा? 25 किलो चाय और खरीदेगा अपनी। ये व्यापारी जो है इसने 25 किलो चाय अपनी और खरीदी तो टोटल कितना हो गया? 75 किलो। लेकिन जब ये इस चाय को लेकर मान लीजिएगा ढाका पहुंचता है तो ढाका पहुंचने पर ये टैक्स कितने का देगा? सिर्फ 50 किलो का टैक्स इसने किसे दे दिया है? राजा को दे दिया, दस्तक के रूप में पे किया है। लेकिन 25 किलो इसके साथ क्या हो रही है? वो फ्री में जा रही है। तो ऐसे करके इन अंग्रेजों ने क्या किया? उस दस्तक का गलत दुरुपयोग करना शुरू किया। अब जब दुरुपयोग करना गलत शुरू किया, इससे नाराज हो गया कौन? बंगाल का नवाब। दूसरा, अब ये अंग्रेज एक और काम कर रहे थे। एक और काम क्या कर रहे थे कि कोई भी भारतीय व्यापारी है और भारतीय व्यापारी कोई भी माल लेके जा रहा है तो ये क्या करते थे उससे कि तुम माल लेके जा रहे हो तो हमसे ये दस्तक वाला जो कार्ड है इसे ले लो एक तरह से,
और वहां पे जाके हमें दिखा देना, क्योंकि व्यापारी को फायदा वहां पे क्या हो रहा है। मान लीजिएगा व्यापारी टैक्स के जो 100 रुपए दे रहा है, उसमें से ये दोनों आधा आधा कर लिया करते थे, यानी 50 रुपए वह अंग्रेजों को दे देता था, तो उसे 50 रुपए बच जाते थे। तो ऐसे करके इस दस्तक का दुरुपयोग करने लगे कौन? अंग्रेज। अच्छा, इन सारी बातों को सिराजुद्दौला देख रहा था। इन सारी बातों को सिराजुद्दौला क्या कर रहा था? देख रहा था, क्योंकि नया लड़का है, नया खून है, जोश की कमी है नहीं। ठीक है, जोश कैसा है इसका? हाई जोश है। हुआ क्या, एक दिन कोलकाता में अंग्रेजों ने अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी, और ये फैक्ट्री कहां पे लगाई थी? कासिम बाजार। कहां पे लगाई गई थी ये फैक्ट्री? कासिम बाजार में ये फैक्ट्री लगाई थी। अब इस कंपनी का एक दिन इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जाता है नवाब। नवाब कहां पे जाता है दोस्तों? कासिम बाजार। अब जब नवाब पहुंचा तो नवाब को गेट पर ही रोक लिया गया। गेट पर रोक लिया गया तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो बंगाल का नवाब हूं और मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन कहां, अंग्रेजों के जो रूल्स थे उन रूल्स को फॉलो करना था। जो गेट पर जो जिस व्यक्ति ने रोका, उससे कहा कि मैं बंगाल का नवाब हूं, उसने कहा कि जी भाई नियम तो नियम है, चाहे कोई नवाब आए चाहे कोई व्यक्ति आए। अच्छा, ये बात सिराजुद्दौला को बुरी लगी कि नवाब होके कंपनी में हमें अंदर अनुमति जाने की नहीं दी जा रही है। सिराजुद्दौला वहां से अंग्रेजों से क्या हो जाता है? खफा हो जाता है। और सिराजुद्दौला ने तुरंत आदेश दिया कि सेना बुलाई जाए, और सेना बुलाने के साथ कोलकाता में इस सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार वाली ये जो कंपनी थी इस पे क्या किया? आक्रमण किया। और आक्रमण करने के साथ अंग्रेजों को इसने बहुत मारा। मारने के बाद जब अंग्रेजों को इसने बहुत मारा तो बंगाल में जो दस्तक था उसको खत्म कर दिया। अंग्रेज जो टैक्स नहीं दे रहे थे वो टैक्स देना चालू करेंगे। दूसरा, अब सिराजुद्दौला का इतना गुस्सा होने का कारण क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। पहला देखिएगा, एक तो ये जितने भी सिराजुद्दौला के ये विरोधी थे, इन विरोधियों को संरक्षण दे रहे थे कौन? अंग्रेज। यानी सारे के सारे ये जो विरोधी थे ये किससे जाके मिल गए? अंग्रेजों से। दूसरा, सिराजुद्दौला इस दस्तक अंग्रेज इस दस्तक का क्या कर रहे हैं? गलत प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तीसरा, सिराजुद्दौला इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जांच के लिए जाता है, और वो ये कह देते हैं, और सिराजुद्दौला को उसमें कंपनी में आगे एंट्री नहीं दी जा रही है, हालांकि एंट्री दी गई थी वो काफी जांच पड़ताल के बाद। तो सिराजुद्दौला इन तीन बातों से बहुत नाराज हो जाता है अंग्रेजों से, और कासिम बाजार पे आक्रमण करता है, और इस कंपनी को वो बहुत ज्यादा लॉस पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अब जब इस कासिम बाजार को सिराजुद्दौला के द्वारा जीत लिया गया तो यहां पे इसने इस कोलकाता का नाम बदल दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल के कर दिया अलीनगर। क्या कर दिया दोस्तों? अलीनगर कर दिया। दूसरा, यहां पर कलकत्ता जो सौंप दिया वो किसे सौंप दिया? माणिक चंद को। किसको सौंप दिया? माणिक चंद को कोलकाता का क्या बना दिया? एक तरह से एक सूबेदार बना दिया। अब ये सारी घटना जो थी कासिम बाजार वाली, इस घटना की सारी रिपोर्ट न्यूज पहुंचती है किसके पास? क्लाइव के पास। किसके पास पहुंचती है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास ये सारी जानकारी पहुंचती है कि ऐसे बंगाल में वहां के नवाब ने आक्रमण किया है कंपनी पे, कंपनी में बहुत सारे हमारे व्यक्तियों को मारा है, कंपनी में तोड़फोड़ किया, जिसका कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो था ये था कहां पे? मद्रास में। कहां पे था दोस्तों? मद्रास में। अच्छा, ये रॉबर्ट क्लाइव जो था ये कंपनी में एज ए क्लर्क काम करता था, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार इसने कंपनी में बहुत जल्द ही एक बड़ा पद प्राप्त कर लिया। अब इस क्लाइव की जानकारी इसको पता चलती है कि ऐसे कासिम बाजार पे आक्रमण हुआ और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो रॉबर्ट क्लाइव का मद्रास से चल देता है कहां के लिए? कासिम बाजार के लिए। रॉबर्ट क्लाइव कासिम बाजार के लिए, कोलकाता के लिए मद्रास से चल देता है। अब जब ये मद्रास से चलता है, इस बात की जानकारी मिलती है किसे? माणिक चंद को। माणिक चंद ने आने के साथ ही रॉबर्ट क्लाइव के पहले ही
हाथ मिलाया कि आपका वेलकम है, आइए। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुझे तो नवाब ने यहाँ पे नियुक्त किया था, तू मेरा स्वागत कैसे कर रहा है? कह रहे इस बात को मत पूछिए, बस आप आइए और आपका स्वागत है कोलकाता में। तो ऐसे करके ये जो मानिक चंद था ये मिल जाता है किसके साथ? क्लाइव के साथ। यानी फिर से कोलकाता किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के। दूसरा, अब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि होती है जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जिसे बोला जाता है अलीनगर की संधि। अब इस अलीनगर की संधि ये कब होती है दोस्तों? 9 फरवरी 1957, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला किसके बीच में ये संधि होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अब इस संधि में हुआ क्या? अंग्रेजों को जितने भी जो व्यापार बंद किया गया था उस व्यापार को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से यह कहा कि आप व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से यह कहा कि आप मेरे भी जितने मेरे अपोनेंट हैं, मेरे विरोधी हैं, आप उनको संरक्षण नहीं देंगे। क्लाइव ने कहा चल ठीक है, हम नहीं देंगे। दूसरा, क्लाइव ने यह कहा कि कासिम बाजार पे जो आक्रमण किया गया, कंपनी का जो लॉस हुआ है, उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? सिराजुद्दौला करेगा। सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगा। दूसरा, क्लाइव ने यह कहा कि कैलकाटा में जो हमारी कंपनी है कासिम बाजार की, इसका हम फोर्टिफिकेशन करेंगे, यानी इस कासिम बाजार की कंपनी का हम किलेबंदी करेंगे। सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, किलेबंदी तुम कर सकते हो। तो ये संधि होती है किसके बीच में? अलीनगर की संधि, क्योंकि अलीनगर का नाम पहले क्या था? कोलकाता था, तो ये कोलकाता की संधि भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? अलीनगर। इस संधि के बाद बातें सिराजुद्दौला तो मान लेता है, लेकिन अंग्रेज उसकी बात नहीं मानते हैं। अंग्रेज उसके विरोधियों के साथ क्या करने लगे? फिर से बातें करने लगे और उनको अपने पक्ष में करने लग जाते हैं। ये बात सारी सिराजुद्दौला को फिर से पता चलती है दोस्तों। तो होता क्या है, एक और पहले देख लीजिएगा, एक और घटना हुई है। इससे पहले क्या हुई है कि यह बताया जाता है कि 20 जून 1756, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को इसे नाम दिया जाता ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसे नाम दिया जाता है, हिंदी में भी बोल दिया जाता है, काल कोठरी की घटना। दोस्तों जून का महीना है, गर्मी बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को, कितने को? 146 अंग्रेजों को पकड़ के 14/18 के एक हॉल में ले जाके बंद कर देता है। गर्मी का महीना है, 146 अंग्रेजों को उसमें बंद किया जा रहा है, जिसमें हॉल में सिर्फ निकलने के लिए एक छोटा गेट था, हवा के आने और जाने का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि उसमें वेंटिलेशन था ही नहीं। बंद कर दिया गया। दूसरे दिन दोस्तों सुबह, यानी 21 जून 1756, दूसरे दिन सुबह 21 जून को जब इसको खोला गया तो इसमें मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे। कितने अंग्रेज जिंदा बचे थे? 23। यानी इसमें से 123 अंग्रेज गर्मी के कारण, घुटन के कारण मर चुके थे। अब इस घटना पर दोस्तों विवाद है। विवाद कैसा है कि भारतीय इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी घटना नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेज इतिहासकार क्या कहते हैं कि ऐसी घटना हुई थी। भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेजों को सिर्फ सिंपैथी चाहिए थी, सहानुभूति। वह ये दिखाना चाहते थे कि सिराजुद्दौला हमें परेशान कर रहा है और अंग्रेजों को मार रहा है। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं कि एक अंग्रेज है जिसका नाम है हॉलवेल। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है हॉलवेल। हॉलवेल ये कहता है कि ये जो 23 जिंदा बच के आए हैं, इसमें से मैं भी जिंदा वापस आया हूं। और जब मैं भी जिंदा वापस आया हूं तो हॉलवेल के अनुसार यह घटना क्या है? एकदम सत्य घटना मानी जाती है, जबकि भारतीयों के अनुसार सिर्फ अंग्रेजों को क्या चाहिए थी? सहानुभूति। अंग्रेज फिर वापस आ जाइए उसी घटना पे। अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि सिराजुद्दौला के साथ जो संधि हुई है उसमें से एक भी बात को अंग्रेज मानने को तैयार नहीं है। होता क्या है
कि रॉबर्ट क्लाइव ने और शौकत जंग, जगत सेठ, राय दुर्लभ और ये मीर जाफर ने इन लोगों को अपने पास करने के लिए, अपनी तरफ मिलाने के लिए इनको लालच दिया। लालच क्या दिया दोस्तों कि मीर जाफर से तो सेटिंग ये होती है कि सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध होगा, आक्रमण होगा सिराजुद्दौला पे, और उस युद्ध में अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो बंगाल का नवाब फिर से किसे बनाया जाएगा दोस्तों? मीर जाफर को। ऐसे करके इन लोगों को भी और लालच दिया गया, तो ये सारे के सारे अब अंग्रेजों के पूरी तरह साथ खड़े हो जाते हैं। अब जब साथ खड़े हो जाते हैं तो आगे चल के युद्ध होता है, और युद्ध कौन सा होता है दोस्तों? जिसे 23 जून 1757, 23 जून 1757 को युद्ध होता है जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध। अच्छा, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा, सिराजुद्दौला का सेनापति जो है उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर युद्ध के लिए आता है, और मीर जाफर के साथ ही युद्ध के लिए आता है बंगाल का नवाब जिसका नाम है सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला युद्ध करने के लिए आ जाए तो मीर जाफर ने कहा कि नवाब साहब आप युद्ध करेंगे मेरे होते हुए, एक वफादार सेनापति के होते हुए आप युद्ध करेंगे? ये मुझे बात शोभा नहीं देती है। ऐसे करके सिराजुद्दौला को अपनी बातों में अपना बना लेता है मीर जाफर, और सिराजुद्दौला उस युद्ध को छोड़ के वो वापस चला जाता है। किसके ऊपर छोड़ जाता है, किसके भरोसे छोड़ जाता है? मीर जाफर के। क्योंकि मीर जाफर अपना सेनापति है, उसको पता था कि ये कभी विश्वासघात नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मीर जाफर बहुत पहले ही बिक चुका है। किसके हाथों बिक चुका है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों। युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होने के बाद ज्यादातर सेना मीर जाफर के साथ थी, और मीर जाफर तुरंत पहुंच जाता है किसके पास? क्लाइव के पास, कि युद्ध करके क्या किया जाएगा, हम तो आपके साथ आ गए। लेकिन उस समय था क्या कि कुछ फ्रेंच थे, कुछ फ्रांसीसी सेना थी जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और अंग्रेजों का विरोध भारत में कौन कर रहा है? तो सिराजुद्दौला। तो वो जो फ्रांसीसी थे वो सिराजुद्दौला के साथ उस युद्ध में पहुंच गए। तो क्लाइव ने यह कहा कि सारी सेना आ गई, कि हाँ जी आ गई, लेकिन कुछ फ्रांसीसी हैं, और फ्रांसीसियों के साथ दो व्यक्ति और हैं, एक दो व्यक्ति, जैसे एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम है दोस्तों मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसी ये हैं, आप इन्हें देख लीजिए। क्लाइव से ये कहता है कि आप कुछ फ्रांसीसी हैं और मीर मदान और मोहनलाल है, आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद बंगाल आप करिए। रॉबर्ट क्लाइव ये कहता है कि ठीक है, ये काम सही है, इन्हें तो मैं देख लूंगा। अब देखने का दोस्तों ये हुआ कि जब युद्ध होता है, अच्छा ये तो अपनी सेना को लेके पहुंच गया, किसके साथ? ये अंग्रेजों का साथ दे रहा है, कौन? मीर जाफर। लेकिन मीर मदान और मोहनलाल दोनों जांबाज सिपाही थे दोस्तों, दोनों ने युद्ध किया। अब ये रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी एक बुक में लिखा है कि मीर मदान और मोहनलाल दोनों जब लड़ रहे थे तो उस समय युद्ध को अंग्रेज हार चुके थे। क्लाइव ये कहता है कि मैंने खुद एक वृक्ष के पीछे छिपके अपनी जान बचाई थी, लेकिन अचानक वक्त बदलता है, समय बदलता है, और बदलने के साथ क्या होता है कि मीर मदान और मोहनलाल दोनों को गोली लग जाती है। ये दोनों ही सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इन दोनों को गोली लग जाती है, ये दोनों मारे जाते हैं। दोनों को मारे जाने के बाद सेना फिर बिखरने लग जाती है और भागने लग जाती है। और जब सेना बिखरने लग जाती है तो उस युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव वहां पे उस युद्ध को जीत चुका होता है। अब जब सेना वापस जाती है, ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है, तो सिराजुद्दौला वापस युद्ध के मैदान में आता है। तो इसी मीर जाफर का पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम था मीरन वेग। इसका नाम क्या था? मीरन वेग। तलवार निकालता है और सिराजुद्दौला का सर जो है उसके धड़ से अलग कर देता है, और सिराजुद्दौला वहां युद्ध के मैदान में मारा जाता है। अब ये प्लासी का जो युद्ध था,
ये प्लासी का जो युद्ध था यह एक युद्ध नहीं था, यह सिराजुद्दौला के साथ एक विश्वासघात था, एक धोखा था जो किया गया था किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा। और अंग्रेजों के द्वारा जब ये युद्ध जीत लिया जाता है तो अंग्रेज भारत में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं दोस्तों? स्थापित हो जाते हैं। और अंग्रेजों की जो डील हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में, उसी डील के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है दोस्तों? नवाब। अच्छा, पेपर में एसएससी कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये जो प्लासी का मैदान है ये है कहां पे? तो प्लासी का जो मैदान है दोस्तों यह बंगाल में, बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। कहां पे? नदिया जिले में स्थित है। अच्छा, इसका नाम क्यों पड़ा है प्लासी? क्योंकि यहां पे पलास के पौधे थे और उन्हीं पलास के पौधों के कारण इसे नाम दिया जाता है प्लासी का मैदान। और प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का भारत में जीता जाने वाला यह युद्ध ऐसा था कि जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों।